ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में आज सेट नंबर 3 को आपको पीडीएफ अपलोड कर दे रहे हैं। आपको इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है ये आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना रोक करके, फिर आपको लास्ट में पीडीएफ मिलेगा। यहाँ से देखिए ध्यान से, अभी तो आपको दिखा रहे हैं। ए है सेट नंबर 3 1 के का में लिखा गया है। इन्होंने आंसर भी लिखा है नीचे, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डेरिवेशन अगले वीडियो में आपको अपलोड किया जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। देखो यहाँ दिया भी है क्वेश्चन, का में तीसरा सही है, खा में तीसरा सही है, गा में फर्स्ट, घा में सेकंड, इस तरह भी देख लीजिए। फिर उसके बाद इसे सॉल्व भी किया जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखें। ये लिखा गया है, पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे केंद्र पर क्यू है, आवेश रखा गया बर्तन के पृष्ठ पर, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कौन सा है जी, सेट नंबर थोड़ा दे दो आंसर पेपर, एक मिनट। चलिए अब यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं, अभी तो आपको आंसर बता दिया जा रहा है कौन सा फिर से सॉल्व किया जाएगा। जैसे इसमें आया है तीसरा सही है, कौन सा सही है आपका, थर्ड वाला सही है। यहाँ हम लोग कर देते हैं थर्ड सही है। दूसरा है पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पश्चिम की ओर होगी या दक्षिण की ओर होगी या तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो चौथा ऑप्शन है आपका तल के लंबवत नीचे की ओर। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा सही है। कौन है, तल के लंबवत ऊपर की ओर सही है। इसी हिसाब से अब क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं गा वाले में। ये लिखा है समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा गया है, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऑप्शन नंबर 2 है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तीसरा ऑप्शन है तरंग संचरण की दिशा में, चौथा ऑप्शन बच्चों है चुंबकीय क्षेत्र तल के और तरंग संचरण की दिशा में। इसमें आपका आंसर कौन सा सही है, एक नंबर वाला सही है। घा में आओ देखिए, अब इसमें लिखा है द्विव उत्तल लेंस प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, म्यू इक्वल टू 1.5 है। इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आपको फार्मूला लगा लेना है जो अपवर्तनांक फार्मूला है, और एक आपका एफ वाला फार्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू r/2 करके होता है, उसमें वैल्यू रख करके सॉल्व करना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा है, एफ की जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगा। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा के शिखर का विभव है, इससे आपका आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा। 220 नहीं, लगभग 100 भी नहीं, आपका 310 आएगा। अच्छा, शुद्ध और चालक के मिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या होगी, आपको बताना है। चा में कौन होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको मैंने आंसर बता दिया डायरेक्ट। अब चलते हैं हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने है लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। फिर आपको धनात्मक अक्ष जेड अक्ष में रखे लंबे तार में 10 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 10 सेंटीमीटर है, 0,0 पर ज्ञात कीजिए। फिर लेंज का नियम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हम लोग पिछले सेट में देखे थे, यहाँ भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ गया। यहाँ कार्यफलन की परिभाषा है फोटॉन की ऊर्जा व्यंजक और प्लांक नियतांक तरंगदैर्घ्य लैम्डा के पदों में लिखो। अब बच्चों हम लोग इसको देखते हैं क्या, इसका हम लोग देख लेते हैं इसका क्या क्या आंसर होता है। ऐसे पढ़ते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। यहाँ अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इनके भी क्वेश्चन आ जाएंगे, हम लोग यहाँ टिक कर लेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ते रहेंगे। यहाँ कहाँ गए भाई, इसमें कौन सा है आंसर, विशिष्ट वाला आपका 3 का गा, कहाँ लिखा इन्होंने इसको, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। एक मिनट, चले नेक्स्ट पर। हाँ सर, यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये इन्होंने 3 गा लिख दिया। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी यहाँ सीरियल में नहीं दिख रहा है, जो अभी हमने ए दिया है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है।
क्या होता है भाई, ओम मीटर होता है। यहाँ आपको लिखा मिलेगा ओम मीटर है। और दूसरा हमारा आया है न्यूमेरिकल है, अभी इसको हम लोग पेंडिंग रखते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। लेंज का नियम है, लेंज का नियम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखने लगेगा। लेंज का नियम ए है, बहुत फेमस होता है भाई। कहते हैं किसी नियम, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कैपिटल ई प्रेरित धारा की दिशा में सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसमें यह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि लेंज का नियम जहां से उत्पन्न होती है उसी का ही विरोध करती है, इसी कहा जाता है लेंज का नियम। ये आपका एक नंबर हो गया भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ए भाई थोड़ा छोटा हो जाओ, ए आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ यहाँ से हो रहा है। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिर से आ गया। यदि किसी सघन माध्यम से ऐसा आपतन कोण जो अपवर्तन के कोण के विरल माध्यम में समकोण पर बदल दे, उसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक नंबर आपका हो जाएगा। फिर अगला अगला आपका डिफिनीशन क्या है, कार्यफलन की परिभाषा। न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन ई उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होते हैं उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं कार्यफलन को। फोटान की ऊर्जा का व्यंजक का सूत्र है, यानी कि डेरिवेशन है। थोड़ा देखो बच्चों, दिख रहा है साफ, थोड़ा देखिए, साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है। चले, अब यहाँ बच्चों लिखा फोटान की ऊर्जा प्लांक नियतांक एवं उसके पदों में ज्ञात करना है। फोटान की ऊर्जा ई है, व्यंजक प्लांक नियतांक के क्वांटम क्वांटम क्यों भाई, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, हाँ कभी कभी होता नहीं। अब देखो, फोटान की ऊर्जा ई का व्यंजक प्लांक नियतांक क्वांटम सिद्धांत से प्राप्त होता है। प्लांक के अनुसार फोटान की ऊर्जा आवृत्ति v के समानुपाती होता है, इज इक्वल टू hv होता है, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक होता है। h क्या होता है, प्लांक नियतांक। हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग c है, प्रकाश का वेग c, आवृत्ति v है, और तरंग दैर्घ्य लेमडा के बीच में संबंध c इज इक्वल टू लेमडा, यानी v को रोक लेंगे और उसका c कहाँ चला जाएगा और लेमडा कहाँ उसके नीचे चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू c अपन लेमडा हो जाएगा। आराम से आप इतना इसको लिख लेंगे। मैंने पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग, 3 का। आइए पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारा, हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये आ जाते हैं हम लोग, आपको दिखा देते हैं 3 का में क्या है। यहाँ एक क्वेश्चन आपको लिखा गया है, देखो ये आ गया, यहाँ नीचे है, यहाँ है, उपरयुक्त परिपथ आरेख खींचकर किरचॉफ के नियम बताइए। किरचॉफ का नियम पूछा गया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर खा, देखो जूम कर देते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये है, एक मिनट, जो इसको हटा ही दे। हाँ ए है, ए इन्होंने क्या लिखा, ए लिखा गया है, तो बड़ा कर दे रहे आपको दिखने लगेगा। ये देखिए, खा में क्या, आई और माइनस डेल्टा वक्र खींचिए और वक्र न्यूनतम विचलन कोण बताइए। नाभिकीय संलयन की व्याख्या बताना है, और आपको ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए अभी आप अगले वीडियो में देख पाएंगे, अभी आपको केवल पीडीएफ दिखा दे रहे हैं। चले हम लोग देखते हैं इसका क्या आंसर है। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा किसमें है। आइए बच्चों देख लेते, ए है आपका, आपके स्लाइड पर दिखने लगा होगा, देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा भी है सेट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा है, उपर्युक्त किरचॉफ के नियम से वैद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम, सेकंड नियम, इन्होंने दोनों नियम लिख दिया है। ये कितने प्रश्न का नंबर है आपको ये भी बताते चल रहे हैं, ये आपका 2 नंबर का है। क्या कितने नंबर का है, 2 मार्क्स लिख दे रहा हूं भाई, कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का प्रश्न है। क्या लिखा है आइए हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। क्यों नाराज हो जाता है,
ए। आप ध्यान देखिए कि क्या लिखा है, किसी दृश्य धारा को विद्युत परिपथ या किसी संधि पर मिलने वाली समझ धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बताया भाई, जो इनकी तरफ लिखा गया है इसका थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ये जो बनाया है देखो, इसमें दो कहानी है। जो इसके अंदर की ओर जाती है, यहाँ इन्होंने लिखा है, ऊपर लिखा होगा, जो अंदर की ओर जाती है वो पॉजिटिव होती है, और जो दूर जाती है वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, वो निगेटिव हो जाता है। इसको मैं हटा ही देता हूँ, कहाँ गया लिखने वाला, एक मिनट। रुक जाओ भाई, लिखने वाला हटा दे तो। हाँ चलिए देखिए, अब हटा दे लिखने वाला। आइए, प्रथम नियम में क्या लिखा है, इन्होंने इस बात को लिखा नहीं है। यहाँ आपको बताना था कि जो इसके अंदर की ओर जाता है वो आपको पॉजिटिव हो, यानी कि I1 जो लिखा है, जो I2 लिखा है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव धारा है। जो इनसे दूर जाती है, देखो संधि से दूर जा रही है, I4 I3 I5, ये कहाँ जा रही है, संधि से दूर जा रही है। जो संधि से दूर जाएगी वो क्या होगा, निगेटिव। अच्छा, जो बाहर दूर जाती है, जो अंदर जाती है, इन दोनों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। या इन्होंने क्या लिखा, सिग्मा लिखा है। सिग्मा I इज इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब सब हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ इस बात को हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, जो दूर जाती है वो क्या होगा, माइनस I3 माइनस I2, ओ सॉरी I4 माइनस I5। अब इनको अंदर लेके आएंगे तो I1 प्लस I2 यहाँ हो जाएगा प्लस में, I3 यहाँ हो जाएगा, I4 यहाँ हो जाएगा, I5। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मोटा लिखते हैं। चलिए, अब यहाँ इन सबको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, मतलब इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, यहाँ से देखो, अब ये भी बात आराम से हो जाएगी। द्वितीय नियम, किसी वैद्युत परिपथ में बंद पाश, इसे पाश का नियम भी कहा जाता है। लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग पाश में कार्य करने वाले समत वैद्युत वाहक बलों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल टू सिग्मा IR। इनका कहने का मतलब यह है कि कह रहे जो बंद पाश में जो हमारा धारा होता है, क्या होता है, जो हमारा धारा होता है I, क्या होता है भाई, धारा होता है, और उनके संगत प्रतिरोध होते हैं। यानी कि I और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, इसमें बहने वाले विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास कौन कौन लोग हैं, एक E1 है, एक आपका कौन है, E2 है। इसलिए इन्हें आगे अच्छा, यहाँ भी I1 R1 है, इसलिए यहाँ इनको क्या लगाया गया, सिग्मा IR इज इक्वल टू, क्या मैंने कर दिया है, E1 प्लस, तो सिग्मा E, केवल क्या लिख दिया है यहाँ पर, सिग्मा E लिख दिया है। यहाँ बना देते हैं, इसको हटाने वाला सिस्टम यहाँ कहाँ है, ये है क्या, हाँ डिलीट, हाँ ठीक है, इसका मतलब ये भी डिलीट कर देते हैं। चलिए, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा IR किसके बराबर, वैद्युत वाहक बल, यही इन्होंने यहाँ लिखा है, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। चलते हैं नेक्स्ट पर हम लोग, अगला क्वेश्चन, इसको आपने कर लिया। सेट नंबर 3 गा में नाभिकीय संलयन की व्याख्या किया है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, दो बातें होती हैं, आप पहले सीख लीजिए क्या होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास छोटे छोटे परमाणु हैं, बहुत छोटे छोटे परमाणु हैं, यही परमाणु बनकर के एक बड़ा सा परमाणु बना लेते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन। तो इन्होंने भी यही सारी बातें लिखी। अच्छा, एक वर्ड और आता है, नाभिकीय विखंडन। इसका मतलब जब कोई बड़ा परमाणु होता है, ये छोटे छोटे परमाणुओं से या इनके लगभग बराबर परमाणुओं से टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, टूट करके कोई एक छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जाते हैं, मतलब बड़े परमाणु में से छोटे छोटे परमाणु टूट करके अलग हो जाते हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। चलो आओ इसको देख लेते हैं, क्या लिखा है इन्होंने परिभाषा।
दो हल्के नाभिकों की एक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा द्वारा प्रक्रिया को मुक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए इन्होंने लिखा 1s2 1s2 दो ले लिया और इनसे 1s3 बन गया और NH1 बाहर हो गया। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आया, ऊर्जा कितनी मिली, 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ ड्यूटेरियम है, यहाँ भी दोनों मिल करके एक नया बना लेते हैं। नया परमाणु क्या बना, ट्राइटियम बन गया है। तो वही बात उन्होंने ऊपर लिखा था, ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम को नाभिक से संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन, गॉस का नियम, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लो, ये आपके एग्जाम में फंसेंगे। ये आपका का वाला क्वेश्चन है यहाँ, इसका 4 का क्या लिखा है, गॉस के परमेय नियम के अनुसार से एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र का सूत्र। ये आपको क्या है, डेरिवेशन है भाई, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। चले हम लोग आगे लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखा, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर के जाने वाले वैद्युत फ्लक्स φ पृष्ठ के परिबद्ध होता है तो आवेश Q है। बच्चों यहाँ उसका 1/ε0 गुना होता है। इन्होंने गॉस की थ्योरम लिख दिया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। आवाज आ रही कि नहीं, एक बार हम लोग देख लेते हैं, कैसे पता चलेगा आवाज आ रही कि नहीं।